बिहारी है क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि ये शब्द एक इंसान को कितना हर्ट कर सकते हैं? कुछ सालों पहले मैं मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर था। तब एक 21-22 साल का लड़का मेरे पास आता है और पूछता है कि ये पटना जाने वाली ट्रेन कहाँ मिलेगी। कुछ शायद कंफ्यूजन था। उसके भाषा के लहजे से समझ आ रहा था कि वो बिहार से है। मैंने उसे पता बता दिया। उसके चले जाने के बाद में पीछे कुछ खड़े लोग ये कहते हैं कि ये बिहारी लोग कहीं भी चले आते हैं, सारी जगह गंदगी फैला के रखी है। तब मैंने मन में सोचा, आखिरकार बिहार के टुवर्ड्स इतना स्टीरियोटाइप क्यों है, इतना हेट क्यों है? तब तो मैं कुछ कह नहीं सका, लेकिन आज इस मुद्दे पर बात करते हैं कि व्हाई देयर इज सो मच हेट अगेंस्ट बिहारीज। इनफैक्ट आप ये रेडिट का एक कमेंट देखिए। ये बच्चा कह रहा है कि जब आपकी पहचान अगर गाली बन जाए तो कौन चाहेगा कि उससे आपको पहचाना जाए। ये एक और बच्चे का कमेंट देखिए। इस बच्चे ने अपने पूरे 7 साल की एजुकेशन जर्नी में अपनी पहचान छुपाई है। ये सिर्फ कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। हमारे देश में ये जो एंटी बिहारी सेंटिमेंट्स है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बिहार में तो ये लोग जो है, इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ये खैनी खाते होंगे, इनके दांत गंदे होंगे, पान खाते होंगे, एक अलग तरह का वो पूरा इमेज बना हुआ है। इनफैक्ट इतने स्टीरियोटाइप्स बना दिए गए हैं कि आज जब बिहारी वर्ड निकल कर आता है तो हमारे दिमाग में गंदगी, ओवर पॉपुलेशन, गरीबी और इलिटरेसी आती है। बिहारी शब्द एक आइडेंटिटी है, लेकिन आज ये एक आइडेंटिटी की जगह एक ऐसा शब्द बन गया है जो लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार इतना हेटरेट क्यों? क्या ये हेटरेट बस स्टीरियोटाइप्स पर बेस्ड है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम इस हेटरेट को खत्म कर सकते हैं? क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। बिहारी बहुत बीमारी आइए ना हमरा बिहार में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बिहार विद्वानों के गले का हार है बिहार। आज से 2300 साल पहले बिहार की रूपरेखा कुछ और थी। तब ये एक ऐसा राज्य था जिसका नाम सुनकर दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं को हैरानी होती थी। पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, यह दुनिया के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक था। ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीस ने अपनी राइटिंग्स में बताया है कि पाटलिपुत्र एक ऐसा शहर था जिसके चारों तरफ लकड़ी का एक बहुत बड़ा किला था, जिसमें 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। रोड्स इतनी प्लान्ड थी कि आज भी मॉडर्न सिटीज को इंस्पायर कर सकती है। उस समय यूरोप और पर्शिया के शहर भी पाटलिपुत्र के सामने फीके लगते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिससे आज के भारत की नींव पड़ी। बोध गया में सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटनमेंट मिली और बुद्ध बने। अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट से शांति, इंसानियत और जस्टिस का पैगाम अफगानिस्तान से साउथ इंडिया तक और वहां से श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, जापान और ग्रीस तक फैला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो 5th सेंचुरी में बनी, ये बिहार का गौरव थी। ये दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ एक साथ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स रहते थे। चाइना, कोरिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, पूरे विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ की लाइब्रेरी धर्मगंज ये इतनी बड़ी थी कि जब विदेशी आक्रांताओं ने इस पर हमला किया और इसे जलाया तो यहाँ की पुस्तकें महीनों तक जली। आर्यभट्ट, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट और पाई की वैल्यू पता की थी। ये भी बिहार से थे। तो ये जो आज का मैथमेटिक्स है और टेक्नोलॉजी की बुनियाद है, ये भी बिहार की धरती से जन्मा है। गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिख पंथ के 10वें गुरु थे, इनका जन्म भी पटना में हुआ। उन्होंने सिख कम्युनिटी को वॉरियर स्पिरिट दी और जस्टिस के लिए लड़ना सिखाया। तो सोचिए, एक राज्य जो कभी नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और पावर का ग्लोबल सेंटर था, वो आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज बिहार इंडिया की टोटल जीडीपी में सिर्फ 2.83% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इसकी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन देश की टोटल पॉपुलेशन में 9.1% है। 2022-23 में बिहार का पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 53,578 रुपीज, जो हमारे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम था। ये इंडिया के एवरेज पर कैपिटा इनकम रुपीस 1,69,496 का 1/3 भी नहीं है। बिहार की इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है।
जो वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय करती है, लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडेड में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 20% है। मतलब आधे से ज्यादा लोग ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज को कवर करता है, यहां पर भी कोई खास ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में भी अभी तक डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन सभी कारणों से इंडस्ट्रीज के डेवलप होने में बड़ी रुकावटें आती हैं और इसी कारण से रोजगार जनरेट भी नहीं हो पाता है। एक एंटरप्रेन्योर चंदन राज ने अक्टूबर 2024 में एक्स पर लिखा कि बिहार में स्टार्टअप शुरू करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस इंडिकेटर के हिसाब से देश के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में बिहार 26वें पायदान पर आता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर बिजनेस करना कितना कठिन है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो लोगों के हेल्थ, एजुकेशन और ओवरऑल वेलबींग को मेजर करता है, 2019 से 21 में ये बिहार में लगभग 34% थी, जो नेशनल एवरेज 14.96% से बहुत ज्यादा है। बिहार में 40% लड़कियों की शादियां 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है, जबकि नेशनल एवरेज 23% है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 30.5% है when compared with the national average of 41.7%। 15 से 49 साल के एज ग्रुप में 38.5% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन नहीं देखा। हेल्थ के मामले में भी बिहार पिछड़ा है। NFHS 5 की रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने से 5 साल तक के 69.4% बच्चे एनीमिक हैं, जिस कारण से वो थकान, कमजोर इम्यूनिटी और पुअर लर्निंग एबिलिटी से जूझते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से बिहार में बेरोजगारी है, तंगी है, समस्याएं हैं और तनाव है। और इसी कारण से हर साल लाखों बिहारी अपना राज्य छोड़कर, बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं एक बेहतर कल के लिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के अकॉर्डिंग बिहार के ऑलमोस्ट 50% घरों में से कोई ना कोई माइग्रेट करता है। ये डेटा 2020 की एक रिपोर्ट से लिया गया है, लेकिन आज भी हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं होंगे। बिहार में माइग्रेशन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिहार से अधिकतर लोग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों में जाते हैं और इन माइग्रेंट्स का एक बड़ा प्रोपोर्शन कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, रिक्शा पुलर, सिक्योरिटी गार्ड और डोमेस्टिक हेल्प जैसे कामों में एंगेज होता है। अब आप पूछोगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये पुश फैक्टर के कारण माइग्रेट होके आए हैं। ये जब माइग्रेट होके आए तो ये सर्वाइव होने के लिए मिनिमम कंडीशंस पे भी काम करेंगे और इसी कारण से एक इकोनॉमिक कंपटीशन क्रिएट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मुंबई में एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा लोकल वर्कर एक दिन का 700 से 800 रुपया लेगा, लेकिन वहीं पर एक बिहारी वर्कर जो माइग्रेट होकर आया है वो 500 से 600 रुपए में या उससे कम में भी काम करेगा क्योंकि वो उसकी नीड है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर किसको चूज करेगा? ऑब्वियसली जो सस्ता होगा। इस पूरे सिनेरियो में लोकल लोगों में रेजेंटमेंट पैदा होता है। उन्हें लगता है कि ये बाहर के बिहारी लोग हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं और ये रेजेंटमेंट धीरे धीरे नफरत में बदलता चले जाता है। 2008 में मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ वर्कर्स ने ओपनली बिहारी माइग्रेंट्स पर अटैक कर दिया और उनका नारा था एक बिहारी 100 बीमारी। ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, लेकिन इसने रियल डैमेज किया। 2023 में तमिलनाडु में कुछ वीडियोस वायरल होते हैं जहां क्लियरली दिखाया जा रहा है कि लोग बिहारी माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। 1990s और अर्ली 2000 में बिहार में एक टर्म बहुत फेमस हुआ, जंगल राज। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी पर लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान नहीं था। गुनाह आसमान को छू रहा था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ये तो रोज की कहानियां थी। नीतीश कुमार के आने के बाद रोड्स इंप्रूव हुई, बिजली भी आई और थोड़ा क्राइम रेट भी कम हुआ, लेकिन जो कोर इश्यूज थे जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, वो वहीं के वहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग इन मुद्दों पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो पॉलिटिक्स वहां आज भी कास्ट बेस्ड है और डेवलपमेंट सेकेंडरी है। इंडिया में नॉर्थ और साउथ के इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक बड़ा डिवाइड है। साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स इकोनॉमिकली ज्यादा एडवांस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर 1 रुपया जो तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू,
उसके बदले उसे सिर्फ 29 पैसा वापस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रांट्स। वैसे ही महाराष्ट्र को सिर्फ 13 पैसा, बिहार को मिलता है हर 1 रुपए के बदले 1 रुपया 99 पैसा। यह सिस्टम ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, उन्हें ज्यादा ग्रांट्स दिए जाएं। और इसी कारण से साउथ इंडियन स्टेट्स को लगता है कि उनका पैसा बिहार जैसे स्टेट्स की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। ये नैरेटिव लोकल लोगों के दिल में घर कर जाता है और ये हेट्रेट और बढ़ जाती है। बिहार की सोसाइटी में कुछ सोशल इश्यूज हैं और ये सोशल इश्यूज इस नैरेटिव को और स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे डाउरी सिस्टम। बिहार में दहेज एक प्रथा के रूप में चलता है। एक आईएएस ऑफिसर के लिए 1 करोड़ से 2 करोड़, एक आईपीएस ऑफिसर के लिए 80 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की डिमांड तो बहुत नॉर्मल है और स्टार्टर पैक मानी जाती है। दूसरा इशू है लैक ऑफ सिविक सेंस। पब्लिक प्लेसेस पर गंदगी, थूकना, खैनी, गुटखा, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन करना और बेसिक मैनर्स की कमी, ये बिहार के कई क्षेत्रों में कॉमन है। ये किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं है, ये एक सोसाइटल इशू है जो अवेयरनेस और एजुकेशन से सुधारा जा सकता है। पर जब कुछ लोग इस बिहेवियर को लेकर दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर जाते हैं तो वो इस बिहेवियर से बाकी सभी लोगों की भी इमेज को खराब करते हैं। अब आपने एक ट्रेंड ये भी देखा होगा कि बिहार से देश में सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां प्राइवेट जॉब्स नहीं है, वहां इंडस्ट्रीज नहीं है, आईटी हब्स नहीं है और ना ही कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। तो लोगों के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो या माइग्रेट करो। माइग्रेशन किसी का सपना नहीं बन सकता। तो हर घर में एक ही सपना होता है, मेरा बेटा या बेटी आईएएस बनेगा। पर यह सपना कितने ही लोगों के लिए पूरा हो पाता है? सिर्फ कुछ %। बाकी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है और जब ये माइग्रेट करते हैं तो उन्हें हेट्रेट का शिकार होना पड़ता है। अब अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ चलें तो बिहार की कहानी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है। बिहार ने हमारे देश को कई दिग्गज पर्सनालिटीज दी है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, भारत के पहले प्रेसिडेंट। जयप्रकाश नारायण, जो एक फ्रीडम फाइटर थे और जिन्होंने भारत का लोकतंत्र बचाया है। आनंद कुमार, फाउंडर ऑफ सुपर 30, जिन्होंने हजारों अंडर प्रिविलेज बच्चों को आईआईटीज और एनआईटीज में एंट्री दिलवाई। मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार के लोक गीतों के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स भी बिहार से ही निकले हैं। बिहार के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं। हर साल यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसे कई एग्जाम्स में बिहार से बहुत सारे बच्चे टॉप रैंक्स हासिल करते हैं। तो समस्या तो आप सभी ने देख ली, पर सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है? यह प्रॉब्लम मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से है, इसलिए सॉल्यूशन भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। बिहार के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा एजुकेशन। गवर्नमेंट को स्कूल्स में इन्वेस्ट करना होगा, टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, साथ ही सिविक सेंस और सोशल वैल्यूज को स्कूल के कैरिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। बिहार को अपने पास इंडस्ट्रीज लानी होंगी, आईटी हब्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और टूरिज्म को बूस्ट करना होगा। इस सब से बिहार में जॉब्स जनरेट होगी। अगर लोगों को अपने ही राज्य में जॉब्स मिलेंगी तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे और हेट्रेट भी कम होगा। जब हम पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा जो लोगों को अपने अंदर से लाना होगा। बिहार के लोगों को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बनाना होगा। पॉलिटिशियंस को यह अकाउंटेबिलिटी लेना होगी कि जो फंड्स मिलते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और इस तरह से हो कि सारे लोग देख सके, एक ट्रांसपेरेंसी हो। मेन स्ट्रीम मीडिया, मूवीज, सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर में बिहारीज के स्टीरियोटाइप को मॉक करना बंद करना होगा। बजाय इनके बिहारियों के हार्डवर्क, नॉलेज, रेजिलियंस और उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया जाए, इससे चीजें सुधरेगी। इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए ब्रॉडली किस एजेंसी को क्या करना चाहिए ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमारी भी सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। स्थिति में सुधार लाने के लिए हर एक बिहारी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पर प्राउड रहे, लेकिन इस चीज को भी समझे कि एक सिविक सेंस और सोशल एटिकेट जरूरी है। जहां जाओ अपने स्टेट का एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव बनो, सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करो और उन्हें पूरी दुनिया को दिखाओ कि एक बिहारी सब पे भारी। अब बात की जाए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो नॉन बिहारीज के लिए है।
स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करो। जब कोई बिहारी शब्द को डेरोगेटरी वर्ड की तरह यूज करे तो उसे पोलाइटली समझाओ कि यह गलत है। यह समझना और समझाना जरूरी है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसके काम और उसके कैरेक्टर से जज करें, ना कि उसके प्लेस ऑफ बर्थ से। पेरेंट्स के लिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को सिखाए कि इंडिया में रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है और ये गलत है। इट इज नॉट आवर डाइवर्सिटी दैट डिवाइड्स अस, इट्स आवर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट दोस डाइवर्सिटी दैट डिवाइड्स अस। पेरेंट्स अपने बच्चों को भारत की विविधता की खूबसूरती समझाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एम्प्लॉयर्स की। मेरिट बेस्ड हायरिंग करो, ना कि रीजन बेस्ड बायसनेस रखो। बिहार के अगेंस्ट हेट्रेड एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसका सोल्यूशन सिर्फ पॉलिसी चेंज से नहीं, एक माइंडसेट चेंज से आएगा। क्योंकि बिहार इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हमें 4 पिलर्स पर फोकस करना होगा: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड कल्चरल रिस्पेक्ट। ये नफरत, ये हेट्रेड सिर्फ एक रिएक्शन है। उसके पीछे के कारणों को जानकर ही हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। आप भी आज से ही चेंज ला सकते हैं। अगर अपने दिमाग में स्टीरियोटाइप्स बनाकर बैठे हैं तो आज ही उन्हें तोड़ें। अगर अगली बार किसी ने डेरोगेटरी तरीके से बिहारी वर्ड यूज किया तो उसे चैलेंज जरूर करें। मैं बिहार से नहीं हूं, लेकिन फिर भी बिहार के लिए आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मेरे भारत की ट्रू स्ट्रेंथ उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है। जब हम इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम एक यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव नेशन बन पाएंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी किसी रीजनल स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया है, या फिर आप खुद कभी स्टीरियोटाइप का शिकार हुए हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।